सकते। तो इसके अलावा इसमें न्यूरोट्रॉफिक केराटोपैथी में हमें सीलियरी कंजेशन ज़्यादा मिलेगी, कॉर्नियल सेंसेशन कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, कॉर्नियल अपीयरेंस जो है वो डल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ना कॉर्नियल एडिमा हो जाएगी। इसके अलावा हमें एपिथेलियल डिफेक्ट्स मिलेंगे। तो हम 2% फ्लोरेसेंस के साथ स्टेन करेंगे और फिर सराउंड हो जाएगा बाय रेज्ड रोल्ड ग्रे एजेस के साथ। प्रोग्रेसिव स्टेराइल अल्सरेशन मिलेगी हमें, कॉर्नियल स्ट्रोमल मेल्टिंग भी हो सकती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि परफोरेशन की तरफ ले जाएंगे और लॉस ऑफ आई जो है वो हो सकता है, आँख ज़ाया हो सकती है। ठीक है, ट्रीटमेंट हम क्या देंगे कि हमने न्यूरोट्रॉफिक केराटोपैथी में ना टॉपिकल मेडिकेशन को अवॉइड करना है जिसमें ना टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जैसे कि बेंजल्कोनियम हमें नहीं देना। टॉपिकल लुब्रिकेशन विद आर्टिफिशियल टीयर्स दिन के वक्त और आई ऑइंटमेंट बेड टाइम हमें देनी है। एंटीकोलिजिनेज एजेंट्स हम टॉपिकली देंगे जैसे कि एसिटाइलसिस्टीन के ड्रॉप्स, टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट, या हम सिस्टेमिक भी दे सकते हैं टेट्रासाइक्लिन। टॉपिकल नर्व ग्रोथ फैक्टर ड्रॉप्स भी हम दे सकते हैं जो नर्व ग्रोथ को सपोर्ट करें। ऑटोलोगस सीरम ड्रॉप्स भी हम दे सकते हैं, वो भी यूज़फुल है, वो फुल है ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स, हाँ क्लोटिंग फैक्टर नहीं, ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, उसमें रिच होता है सीरम। और इसके अलावा हम ना प्रोटेक्शन ऑफ द ओक्यूलर सरफेस कर सकते हैं बाय सिंपल टैपिंग ऑफ द आई के ज़रिए। बोटुलिनम टॉक्सिन हम दे सकते हैं ताकि हम प्रोटेक्टिव टोसिस करवाएं ताकि आँख बंद हो। थेरापेटिक सिलिकॉन कॉन्टैक्ट लेंसेज हम यूज़ कर सकते हैं। एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन, कंजक्टिवल फ्लैप या टार्सो रैफी, ये इसके ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब दूसरे हमने कहा कि दूसरी केराटोपैथी कौन सी? एक्सपोजर केराटोपैथी। इसकी डेफिनेशन से भी पता चल रहा है कि ये केराटोपैथी इनकम्प्लीट जब लिड क्लोजर हुआ है उसके नतीजे में हुई है। क्यों? क्योंकि इनटू द ड्राइंग ऑफ द कॉर्निया हुई है एंड डैमेज हुआ है टू द कॉर्नियल एपिथेलियम डिस्पाइट द नॉर्मल टीयर प्रोडक्शन। ठीक है, टीयर प्रोडक्शन भी सही था लेकिन ये इसकी इनकम्प्लीट क्लोजर की वजह से हुआ है, एक्सपोजर हुआ है। इसका एटियोलॉजी सिर्फ ये न्यूरोजेनिक डिजीज़ है, सेवंथ नर्व की पालसी में, बेल्स पालसी में हो जाता है, ऑर्बिटल डिजीज़ में यानी थायराइड आई डिजीज़ में और प्रोप्टोसिस में बहुत ज़्यादा आंखें खुल जाती है, एक्सपोजर केराटोपैथी। आईलिड की एब्नॉर्मलिटी जैसे एक्ट्रोपियन हो जिसको, और ब्लेफेरोप्लास्टी में। पैथोजेनेसिस से नॉर्मली हमें पता है कि हमारी कॉर्निया कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट रहती है जब हम ब्लिंक कर रहे होते हैं, ब्लिंकिंग मोमेंट ड्यूरिंग द अवेकनिंग एंड कवर्ड बाय द आईलिड ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, जब हम सो जाते हैं आँखें बंद होती हैं तो वो कवर हो जाती है, तो ड्राई नहीं होती। लेकिन ड्यू टू द इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द आईलिड तो वहाँ पे डेसिकेशन यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है हमारे कॉर्नियल एपिथेलियम की, जिसके नतीजे में पंक्टेड एपिथेलियल इरोजन हो जाएगी जो कि डेवलप कर जाएगी इनटू अल्सर। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो उसमें सिम्टम्स जो है वो ड्राई आई की तरह के होंगे। जैसे कि साइंस हमें क्या मिलेंगे? हमें पंक्टेड एपिथेलियल केराटोपैथी मिलेगी जो कि यूजुअली इंफीरियर थर्ड ऑफ द कॉर्निया को इन्वॉल्व करेगी, इंफीरियर थर्ड ऑफ द कॉर्निया। इसके अलावा हमें लार्ज एपिथेलियल डिफेक्ट्स एंड अल्सर जो है वो डेवलप हो सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन और परफोरेशन हो सकती है। इरिटेबल रेड आइज जो है ना वो वॉर्स हो सकती है इन द मॉर्निंग। अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे कि हमने इंश्योर करना है कि एडिक्वेट लुब्रिकेशन हो आर्टिफिशियल टीयर्स के ज़रिए और आई ऑइंटमेंट हम देंगे बेड टाइम के लिए, और हमने आईलिड का क्लोजर जो है ना वो एडिक्वेट इंश्योर करना है। टार्सोरेफी जो है ये मोस्ट कॉमन सर्जिकल मेथड होता है इसके लिए, और ऑब्जेक्ट टू इंश्योर द आईलिड क्लोजर, इसका ऑब्जेक्ट यही होता है कि आईलिड का क्लोजर हो। हमें माइक्रोवेल इन्फेक्शन को टॉपिकल एंटीबायोटिक देकर ट्रीट करना है और एसोसिएटेड कंडीशन को जैसे कि एक्ट्रोपियन को हमें करेक्ट करना होगा। अगला हमारा टॉपिक है केरेटोकोनस। केरेटोकोनस का डेफिनेशन ये है कि ये इक्टेटिक डिस्ट्रोफी होती है हमारे कॉर्निया की जो कैरेक्टराइज होती है बाय सेंट्रल स्ट्रोमल थिनिंग हो जाती है सेंटर से, लीडिंग टू फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ द सेंट्रल या पैरासेंट्रल कॉर्निया। यानी कि ये कॉर्निया होता है ना, ये आँख होती है ना, इसका कॉर्निया जो है ना ये नॉर्मल इस तरह नहीं होता, ये ऐसे बल्ज कर रहा था, उसको हम कहते हैं केराटोकोनस। तो ये हम ऐसे भी कह सकते हैं ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है इन विच द सेंट्रल या जो पैरासेंट्रल कॉर्नियल स्ट्रोमल थिनिंग हो जाती है, यहाँ पे सेंट्रल या पैरासेंट्रल स्ट्रोमा की थिनिंग हो गई है जो अकम्पनी हुई है बाय एपाइकल प्रोट्रूजन एंड इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म भी हुआ है। ठीक होगा, ये सारा हुआ सिर्फ इसलिए कि स्ट्रोमल थिनिंग हो गई है, सेंट्रल या पैरासेंट्रल स्ट्रोमल थिनिंग। अब इसकी ऑटियोलॉजी इस तरह है कि ये कॉर्नियल डिस्ट्रोफी है, प्राइमरी इडियोपैथिक हो सकती है या ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है 10% केसेस में, एंड देन देयर इज सेकेंडरी जो कि ऑक्यूलर डिजीज़ हो सकती है जिसमें कोई कंजेनाइटल ऑक्यूलर एनामलीज हो सकती हैं जैसे कि एनाइरीडिया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसके अलावा सेकेंडरी जो है वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में भी होता है, 70% ऑफ द केसेस में केरेटोकोनस हो जाता है, बल्ज कर रहा होता है कॉर्निया।
नंबर 3 सिस्टमिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम में ऐसा होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और कुटेनियस डिसऑर्डर में एटोपिक डर्माटाइटिस में भी होता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे मार्फन सिंड्रोम में भी ऐसे कॉर्निया बल्ज कर रहा होता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में और एहलर्स-डायनलोस सिंड्रोम में। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारी पैथोजेनेसिस। तो देयर इज ए डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ द म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड कोलेजन टिश्यू, यानी कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड और कोलेजन टिश्यू की डिफेक्टिव सिंथेसिस होती है जो कि रिजल्ट करेगा इनटू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम, Bowman's membrane and degradation of the stromal collagen fibers। तो ये कॉज कराएगा थिनिंग एंड फॉरवर्ड बल्जिंग कॉर्निया की, जिसके नतीजे में आगे जाके प्रोग्रेसिव मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो है आगे डेवलप हो सकती हैं। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। अब इसमें हमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे? ऑनसेट इसका यूजुअली जो है टाइम ऑफ प्यूबर्टी पे ही होता है। इसका इंसिडेंस है 1 in 10,000 to 1:25,000, दोनों आइज़ अफेक्ट होती है। इसमें सिम्टम ऐसे होते हैं कि ना पेनलेस होता है, प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन हो जाती है ऑफ द विजन फॉर नियर एंड डिस्टेंस। ठीक है, उसकी डिटोरिएशन हो जाती है। ओकेजनली इनिशियल प्रेजेंटेशन जो है ना वो सडन विजुअल लॉस हो जाता है ड्यू टू कॉर्नियल हाइड्रॉप्स। हाइड्रॉप्स जो है वो क्या है, ये कलेक्शन हो जाता है ऑफ द वाटर इन द कॉर्नियल स्ट्रोमा के अंदर ड्यू टू द ब्रेक ऑफ द डेसिमेंट मेम्ब्रेन। हमने कहा ना पैथोजेनेसिस में मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। डेसिमेंट मेम्ब्रेन की डैमेज की वजह से वहाँ पे वाटर की कलेक्शन हो जाती है स्ट्रोमा में, तो उसको हम कहते हैं कॉर्नियल हाइड्रॉप्स। जैसे कॉर्नियल हाइड्रॉप्स की वजह से सडन विजुअल लॉस हो जाए, इस कंडीशन में सडन विजुअल लॉस या आ सकता है। सडन विजुअल लॉस कौन सी कंडीशन में होता है? ये केरेटोकोनस में होता है। ठीक है, ये तस्वीर भी देख लें आप। इसमें ये मुनसन साइन है बल्जिंग ऑफ द लोअर आईलिड। ये मुनसन साइन अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है। फोटोफोबिया का सिम्टम हो सकता है पेशेंट्स को, केरेटोकोनस के पेशेंट को, और मोनोक्यूलर डिप्लोपिया हो सकता है। साइंस की बात करें तो विजुअल एक्विटी इनकी कम हो जाती है क्योंकि प्रोग्रेसिव मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में हम शो करता है ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स हम देखेंगे। अब मुनसन साइन जो है ना ये बिल्डिंग है, सॉरी बल्जिंग है ऑफ द लोअर आईलिड्स व्हेन द पेशेंट लुक्स डाउन। अब नीचे देखा लेकिन ये नीचे वाली आईलिड बल्ज कर रही है, इसको मुनसन साइन कहते हैं। केरेटोस्कोपी या प्लेसिडो डिस्क जो है ना वो इरेगुलर रिंग शो करेगी। रेटाइनोस्कोपी में हमें इरेगुलर सिजर रिफ्लेक्स मिलेगा। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलेगा? थिनिंग एंड फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ द सेंट्रल कॉर्निया। वॉक्ड्स लाइन वर्टिकल होंगी, वेरी फाइन डीप स्ट्रोमल स्ट्रेस लाइंस जो कि डिसअपियर करेंगी विद द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द ग्लो। ये लाइंस एंड रिंग्स ये सारी आप सर्च करके देख लें, क्योंकि यहाँ मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा, इसकी बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज, वरना मैं आप लोगों को ये सब क्लियर करती। ये आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इसके अलावा कॉर्नियल नर्व्स जो है ना ये भी प्रोमिनेंट हो जाती हैं और विजिबल हो जाती हैं। ठीक है, फ्लैशर्स रिंग जो है इसकी डिपोजिशन ऑफ द आयरन इन द एपिथेलियम अराउंड द बेस ऑफ द कोन। कॉर्नियल स्कारिंग हो जाएगी इन द एडवांस केसेस। इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं तो हमें कॉर्नियल टोपोग्राफी करनी होगी। ये मोस्ट सेंसिटिव मेथड होता है फॉर डिटेक्टिंग अ वेरी अर्ली केरेटोकोनस। ठीक है, अर्ली केरेटोकोनस के लिए हमें कॉर्नियल टोपोग्राफी करनी होगी। इसमें रिफ्रैक्टिव एरर मिलेगा हमें इन ग्राफिक पैटर्न। केरेटोमेट्री जो है उसमें हमें मायोपिया और इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म मिलेगा। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो स्पेक्टिकल्स हम देते हैं टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर अर्ली केसेस में। इसके अलावा हम रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं वो हम देते हैं टू करेक्ट द हायर डिग्री ऑफ द एस्टिग्मेटिज्म के लिए। ठीक है, उसके लिए हम रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। इंटेक्स इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट, टाइनी प्लास्टिक इंसर्ट्स जो है ना ये हम प्लेस करते हैं मिड पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया में, जो कि हेल्प करता है टू रीशेप द कॉर्निया एंड इम्प्रूव द विजन। ठीक है, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग CXL ये हम करते हैं टू स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द केरेटोकोनस। उसकी क्रॉस लिंकिंग ताकि केरेटोकोनस आगे प्रोग्रेस ना करे, ज़्यादा ना हो। ये स्ट्रेंथन करेगा हमारे स्ट्रोमा को बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ द कोलेजन फाइबर्स टू कीप द कॉर्निया इन द ओरिजिनल शेप। CXL जो है ना वो परफॉर्म की जाती है बाय द रिमूवल ऑफ द एपिथेलियम एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द राइबोफ्लेविन ड्रॉप्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम देते हैं। डीप एंटीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी DALK इफेक्टिव है इन द पेशेंट जो इंटॉलरेंट होते हैं टू द कॉन्टैक्ट लेंस, तो उनकी हम डीप एंटीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी कहते हैं। केरेटोप्लास्टी भी हम करते हैं जो फुल थिकनेस केरेटोप्लास्टी है, ये हम इंडिकेट होती है जब सिग्निफिकेंट कॉर्नियल स्कारिंग हो गई होता। इसके अलावा अक्यूट हाइड्रोप्स जो है ना वो हम ट्रीट करते हैं विद हाइपरटोनिक सैलिन के साथ।
एंड पैचिंग और बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस के साथ जो एक्यूमुलेशन हो जाती है वाटर की स्ट्रोमा में हाइड्रॉप्स, उसको हम इस तरह से ट्रीट करेंगे। अब कॉम्प्लिकेशंस पे आते हैं तो अक्यूट जो कॉर्नियल हाइड्रॉप्स है ये सडन ऑनसेट ऑफ पेनफुल विजुअल लॉस होता है ड्यू टू द रप्चर ऑफ द डेसिमेंट मेम्ब्रेन एंड एंट्री ऑफ फ्लूइड इनटू द स्ट्रोमा। ठीक हो गया, एक ये कॉम्प्लिकेशन। दूसरी स्कारिंग हो जाती है सेंट्रल कॉर्निया की। तो ये मेन इसमें केराटोकॉनस की कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हम आ जाते हैं फिलामेंट्री केराटाइटिस पे। फिलामेंट्री केराटाइटिस की डेफिनेशन देखें तो ये सुपरफिशियल पंक्टेड केराटाइटिस है जो कि एसोसिएटेड है विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्नियल फिलामेंट्स। ठीक है, इसमें कॉर्नियल फिलामेंट्स की सुपरफिशियल फॉर्मेशन हो जाती है। इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो देखिए कॉर्नियल फिलामेंट जो है ना ये टैग होता है एलोंगेटेड एपिथेलियम का जो कवर होता है म्यूकस के साथ, अटैच होता है एक एंड पे टू द कॉर्नियल सरफेस के साथ। द अनअटैच एंड जो है ना वो मूव कर रहा होता है जैसे ही हमारी आँख ब्लिंक करती है। कॉर्नियल फिलामेंट जो है ये बनता है ड्यू टू द फोकल एपिथेलियल इरोजन की वजह से, इरोड हो जाता है। ठीक है, या फिर जब देयर इज़ एबनॉर्मल एपिथेलियल हीलिंग हो रही हो तब ये फिलामेंट्स बनती हैं। लूज एरिया जो होगा ना एपिथेलियम का वो एक फोकस की तरह एक्ट करेगा फॉर द डिपोजिशन ऑफ म्यूकस एंड सेलुलर डेब्रिस। कि अब ये देखें ना पिक्चर, ये देखिए फिलामेंट्स ये बनी हुई है धागे की तरह, एक साइड अटैच है, दूसरी ये ऐसे जैसे आँख मूव कर रही है तो वो भी मूव कर रहा होगा अनअटैच एंड। तो ये वाली जो एंड होगी ना यहाँ पे डेब्रिस वगैरह सारी जो चीज़ें होती है म्यूकस हो गया, सेलुलर डेब्रिस, ये यहाँ पे अटैच होती है लूज एंड पे। ठीक है, अब इसका कॉज क्या है, इसका कॉर्नियल फिलामेंट का क्यों होता है? ये ड्राई आई जो है ना इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इसके अलावा सुपीरियर लिम्बिक केराटोकंजक्टिवाइटिस की वजह से भी होता है, रिकरेंट इरोजन सिंड्रोम की वजह से, न्यूरोट्रोफिक केराटाइटिस, आई पैचिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, एसेंशियल ब्लेफारोस्पाज्म। इसमें हमें फीचर ये मिलेंगे, सिम्टम हमें माइल्ड टू मॉडरेट पेन पेशेंट को हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, फॉरेन बॉडी की सेंसेशन उसको हो सकती है, लैक्रिमेशन और फोटोफोबिया। साइंस हमें कॉर्नियल फिलामेंट्स में स्ट्रैंड्स ऑफ डीजेनरेटेड एपिथेलियल सेल्स एंड म्यूकस मिलेंगे जो कि मूव कर रहे होंगे जैसे वो ब्लिंक कर रहा होगा और टिपिकली अटैच हुआ होगा टू द कॉर्निया एट द वन एंड। फिलामेंट्स जो है स्टैंड करेंगे रोज बेंगाल के साथ एंड टू अ लेसर एक्सटेंट विद द फ्लोरेसेंस के साथ। सुपरफिशियल पंक्टेड केराटाइटिस ऑफ द वेरिंग डिग्री में बी प्रेजेंट। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट हम इसमें क्या देंगे, हमें मैकेनिकल रिमूवल करना है इन फिलामेंट्स का एंड पैचिंग करनी है 24 घंटों में फॉलोड बाय लुब्रिकेंट्स। हाइपरटोनिक 5% सैलिन हम देंगे टू इनकरेज द अडेजन ऑफ लूज एपिथेलियम। म्यूकोलाइटिक एजेंट जैसे कि 5% या 10% एसिटाइलसिस्टीन। बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस यूज़फुल होते हैं कि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी कॉर्निया को फ्रॉम द रबिंग एक्शन ऑफ द लिड्स। ट्रीटमेंट जो है ना अंडरलाइंग कॉज का जैसे कि ड्राई आइज उसको हमने प्रिवेंट करना है ताकि इनकी रिकरेंस ना हो। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारी कॉर्नियल डीजेनरेशन। डेफिनेशन से पता चल रहा है कॉर्नियल डीजेनरेशन एक्वायर्ड ओपेसिफाइंग डिसऑर्डर्स होते हैं। इनकी टाइप एक तो आर्कस सिनाइलिस है, ये मोस्ट कॉमन पेरिफेरल कॉर्नियल ओपेसिटी है। ठीक है, मोस्ट कॉमन है ये पेरिफेरल कॉर्नियल ओपेसिटी ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लिपिड्स की इन्फिल्ट्रेशन होती है। देयर इज अ क्लियर कॉर्निया बिटवीन द लिम्बस एंड ओपेसिटी। ठीक है, लिम्बस हो गया, कॉर्निया हो गया, उनके बीच में एक ओपेसिटी आ जाएगी। क्यों बनी है वो? क्योंकि वो लिपिड्स की इन्फिल्ट्रेशन हुई। ये ओल्ड एज में बहुत कॉमन होता है, ये यंग में भी हो सकता है जिसको डिसलिपिडीमिया हो, जिसको हम कहेंगे आर्कस जुवेनाइलिस। सिनाइलिस जो है बूढ़ों में। 30 पिक्चर में देखिए क्लियर कॉर्निया है ये यहाँ पे, जबकि ये पेरिफेरल कॉर्नियल यहाँ पे ओपेसिटी बन गई, ये रिंग बन रही है। ठीक है, आर्कस सिनाइलिस। लिपिड केराटोपैथी देखिए प्राइम एक हमने ये टाइप पढ़ी कॉर्नियल डीजेनरेशन की आर्कस सिनाइलिस, दूसरी है लिपिड केराटोपैथी। प्राइमरी इज़ रेयर एंड अपीयर्स एज वाइट स्ट्रोमल डिपॉजिट्स जिसमें कोलेस्ट्रॉल फैट्स होंगे, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, ये नॉन वास्कुलराइज्ड होगा। सेकेंडरी जो है ज़्यादा कॉमन है और ये इसमें वास्कुलराइजेशन होगी। द मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो हर्पिस सिम्प्लेक्स है और हर्पिस जोस्टर केराटाइटिस। नंबर 3 होती है बैंड केराटोपैथी। ये कॉमन होता है कंडीशन जो जिसमें ना डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम साल्ट्स की इन द बोमेंस लेयर, एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंटीरियर स्ट्रोमा। इन तीनों लेयर्स में कैल्शियम साल्ट्स की डिपोजिशन हो जाएगी, तो हम उसको कहेंगे बैंड केराटोपैथी। 8.31 फिगर अगर हम देखें तो इसमें ये बैंड केराटोपैथी शो की गई है। इसके कॉजेज़ क्या हैं? अब इनका एज रिलेटेड है, अफेक्ट करता है हेल्दी इंडिविजुअल्स को। ओक्यूलर डिजीज़ जैसे हो गई क्रोनिक यूवेइटिस, पिथाइसिस, बल्बा और सिलिकॉन ऑयल इन द एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, ये इनके कॉज है।
डिपोजिशन होती है इंटरपाल्पेब्रल रीजन में विद सराउंडिंग क्लियर कॉर्निया, इंटरपाल्पेब्रल रीजन में। मेटाबॉलिक जो है ये भी कॉज है, लेकिन ये रेयर है और ये होता है इन द हाइपर यूरिसीमिक्स में और क्रोनिक रीनल फेलियर में। इसको हम ट्रीटमेंट देंगे, हम चिलेटर्स देते हैं, चिलेशन विद EDTA इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड के साथ 1.5 या 3% टिल ऑल द कैल्शियम हैज़ बीन रिमूव, तब तक हम उसको ये देंगे। लेमुलर केरेटोप्लास्टी भी ट्रीटमेंट है और एक्सिमर केरेटेक्टोमी भी इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद है हमारा स्फीरोइडल डीजेनरेशन। देखिए क्लाइमेटिक ड्रॉपलेट केरेटोपैथीज टिपिकली ये मेन में होती हैं जो एक्सपोज होते हैं यूवी लाइट को। एम्बर कलर के ग्रेन्यूल डिपॉजिट हो जाते हैं सुपरफिशियल स्ट्रोमा में और इसको हम लेमुलर केरेटोप्लास्टी के साथ ट्रीट करते हैं। नंबर 5 है सेल्समैन नोडुलर डीजेनरेशन। ये भी एक किस्म की कॉर्नियल डीजेनरेशन है। इसमें ना ये सेकेंडरी होती है टू द क्रोनिक केराटाइटिस स्पेशली ट्रैकोमा। ग्रे वाइट नोडुलर ओपोसिटीज़ जो है वो डिपॉजिट हो जाती है सुपरफिशियल स्ट्रोमा में। इसके ट्रीटमेंट में हम लुब्रिकेशन देते हैं और लेमुलर केरेटोप्लास्टी ही करते हैं, सेम उसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज़। इसकी डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज़ जो है ना वो स्लोली प्रोग्रेसिव नॉन इन्फ्लामेटरी मोस्ट जेनेटिकली डिटरमाइंड यूजुअली बायलेटरल ओपेसिफाइंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि होता है कंजेनाइटली या फिर ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ। ठीक हो गया। ये रीच कर सकता है स्टेशनरी स्टेज पे या फिर एडवांस कर सकता है और ग्रेजुअल विजुअल लॉस करवा सकता है। इसकी हम क्लासिफिकेशन अगर करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द बाय माइक्रोस्कोपिक एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स ये क्लासीफाई हुआ है इनटू एंटीरियर डिस्ट्रोफीज, जिसमें जो सारी जो एंटीरियर डिस्ट्रोफीज होती है ना वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं। एंटीरियर डिस्ट्रोफीज हम लेमुलर केरेटोप्लास्टी के साथ उसको ट्रीट कर लेते हैं। माइक्रोसिस्टिक डिस्ट्रोफी नंबर 1 एपिथेलियल एंड बोमेंस मेम्ब्रेन की, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कॉर्नियल डिस्ट्रोफी है। ये बेसिक डिफेक्ट होता है जो अपीयर होता है एपिथेलियम बोमेन मेम्ब्रेन एडिशन में। ये एक डॉट की तरह अपीयर होता है, मैप या फिंगरप्रिंट ओपेसिटी की तरह। ये कैरेक्टराइज होता है बाय रिकरेंट अटैक ऑफ सीवियर पेन होता है, वाटरिंग होती है, फोटोफोबिया और ब्लिफारोस्पाज्म। नंबर 2 है हमारी एंटीरियर डिस्ट्रोफी में रीस बकलर्स डिस्ट्रोफी। ये भी रिलेटिवली कॉमन कॉर्नियल डिस्ट्रोफी है। ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है एज ए रिकरेंट कॉर्नियल इरोशन। कॉर्नियल सरफेस जो है रफ़ हो जाता है विद डिक्रीज कॉर्नियल सेंसेशन हो जाती है और ओपेसिटीज जो है ना उनको टिपिकल रिंग लाइक अपीयरेंस हो जाती है। नंबर 3 हमारी होती है मीज़मैन्स डिस्ट्रोफी, लेकिन ये रेयर है, ये रेयर डिस्ट्रोफी है, ये एडल्टहुड में होती है, इसके सिम्टम कम होते हैं, ट्रीटमेंट इसका ज़्यादातर रिक्वायर्ड नहीं होता। रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन सिंड्रोम, ये लास्ट हमारी डिस्ट्रोफी है, रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन सिंड्रोम। ये हो गई हमारी एंटीरियर डिस्ट्रोफी। दूसरी हमने कहा स्ट्रोमल डिस्ट्रोफी। जो सारी स्ट्रोमल डिस्ट्रोफीज़ है अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है सिवाय मैक्यूलर डिस्ट्रोफी के। आगे देखेंगे, सबसे पहले ग्रेनुलर डिस्ट्रोफी 8.32 में इसमें देखें हाईलाइन जो मटेरियल है ना ये डिपॉजिट हो जाता है इन द एंटीरियर स्ट्रोमा, जो कि अपीयर होगा एज ए मिल्की वाइट ग्रेन्यूल्स की तरह नज़र आएगा। ये क्लियर, यहाँ पे इसमें ना क्लियर कॉर्निया होगा बिटवीन द ओपेसिटीज़, इनके बीच में कॉर्निया क्लियर होगा। ये डेवलप करता है फर्स्ट डिकेड ऑफ द लाइफ में और विजन जो है ना अच्छी रहती है 40 साल अपनी ज़िंदगी के, तब तक सही रहती है। नंबर 2 हमारी स्ट्रोमल डिस्ट्रोफी में लेटिस डिस्ट्रोफी। अब लेटिस डिस्ट्रोफी में ऐसा होता है कि अमाइलॉइड मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है कॉर्नियल स्ट्रोमा में, जो कि अपीयर होता है एज ए क्रिस क्रॉस लाइंस की तरह। ठीक है, लेटिस डिस्ट्रोफी में ये स्टार्ट होता है अर्ली लाइफ में और कॉर्निया हैज़ी हो जाता है 20 साल की उम्र तक। तीसरा हमने कहा मैक्यूलर डिस्ट्रोफी 8.34 में देखिए इसमें अब इसमें ना डिपोजिशन हो जाती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की इन द कॉर्नियल स्ट्रोमा के अंदर। ओपेसिटी अपीयर होती है इल डिफाइंड ओपेसिटी विद हेज इन बिटवीन द ओपेसिटी। ये स्टार्ट होता है इन द फर्स्ट डिकेड, देयरफॉर विजन जो है ना इसमें ग्रेजुअली लॉस्ट हो जाता है इन द अर्ली लाइफ। ठीक होगा। अब एंटीरियर हो गई, स्ट्रोमल हो गई, अब आ जाते हैं पोस्टीरियर डिस्ट्रोफीज पे। फुट्स एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी, ये हेरिडिटरी कंजेनाइटल डिस्ट्रोफी है जो कि कैरेक्टराइज होती है बायलेटरल एंडोथेलियल सेल लॉस होता है। ये मोस्ट कॉमन है फीमेल में बाय द रेशो 4:1। इसका ऑनसेट ग्रेजुअल होता है मिडिल एज से, लेकिन ये अक्यूट हो सकता है आफ्टर द इंट्राओक्यूलर सर्जरी। फुट्स एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी की जो प्रेजेंटेशन है ना ये यूजुअली ग्रेजुअल होती है विद डिक्रीज विजन होता है, वॉर्स होता है सुबह के वक्त। क्यों? क्योंकि सुबह के वक्त कॉर्नियल एडिमा हो जाता है। क्लिनिकल फीचर इसके 4 स्टेजेस में डिवाइड हुए हैं। एक तो इसमें कॉर्नियल गुट्टा फॉर्मेशन होती है, कॉर्नियल गुटेटा फॉर्मेशन, कॉर्नियल एडिमा, बुल्लस केरेटोपैथी और कॉर्नियल स्कारिंग होती है।
इसमें हम जिसको ट्रीट हम कह सकते हैं 5% सोडियम क्लोराइड ऑइंटमेंट देंगे या सॉल्यूशन देंगे, हाइपरटोनिक सेलिन भी यूज़फुल है। नंबर 2 हम हाइड्रेटेड सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज भी इसको देंगे तो यूज़फुल है। एंडोथेलियल रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसे कि डेसीमेंट, स्ट्रिपलिंग एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। लास्ट इस चैप्टर का, चैप्टर 8 कॉर्निया का लास्ट टॉपिक हमारा रह गया केराटोप्लास्टी, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन है कि ये ऑपरेशन होता है जिसमें मतलब पेशेंट्स की डिजीज़ कॉर्निया को हम रिप्लेस कर देंगे डोनर की हेल्दी कॉर्निया के साथ। इसकी टाइप्स है, एक तो फुल थिकनेस ग्राफ्ट होता है जिसको पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी कहते हैं, दूसरा पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट होता है, इसको हम लेमिलर केराटोप्लास्टी कहते हैं। पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, लेमिलर केराटोप्लास्टी। इसके अलावा सुपरफिशियल लेमिलर केराटोप्लास्टी होती है और डीप एंटीरियर लेमिलर केराटोप्लास्टी होती है। ये देखें ना, ये एक तो थी फुल थिकनेस ग्राफ्ट, दूसरी थी पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट। पार्शियल की फर्दर दो टाइप्स है, एक सुपरफिशियल लेमिलर और दूसरी डीप एंटीरियर लेमिलर। तीसरी होती है हमारी एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी जिसको हम कहते हैं डेसिमेंट्स स्ट्रिपलिंग एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी। और 4 है लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग। सबसे पहले पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, ये हम करते हैं ऑप्टिकल में ताकि विजन को इम्प्रूव किया जाए कॉर्नियल ओपेसिटी वाली कंडीशंस में, बुल्लस केराटोपैथी में, कॉर्नियल डिस्ट्रोफी में, एडवांस केराटोकोनस में। थेराप्यूटिक यूज़ भी होता है इस वाली का ताकि हम इन्फ्लेम्ड कॉर्निया को रिप्लेस करें, अनरिस्पॉन्सिव को, टू कन्वेंशनल थेरेपी। टेक्टोनिक भी है टू रीस्टोर द कॉर्नियल इंटेग्रिटी को रीस्टोर करने के लिए, जैसे कि कॉर्नियल थिनिंग में विद द डेस्मेटोसील। इसके अलावा कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी हम देते हैं टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ आई, लेकिन ये रेयर इंडिकेशन है इसकी कॉस्मेटिक वाली। ठीक है, पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। डोनर टिश्यू जो होता है ना, आई का हम 6 से 24 घंटों आफ्टर डेथ रिमूव करेंगे और उसको हम स्टेराइल कंडीशन में स्टोर कर देंगे। मेथड कैसे है प्रिजर्वेशन के? मॉइस्ट चैम्बर। नंबर 1 होल ग्लोब जो है वो प्रेजेंट होता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 48 आवर्स तक। ठीक है। मैककेरी कॉफमैन एम के मीडियम जो है अप टू 2 वीक्स, ऑर्गन कल्चर अप टू 4 to 5 वीक्स। ठीक है, ये इसके प्रिजर्वेशन के मेथड हो गए। सर्जिकल टेक्निक हम देखिए, सर्जिकल टेक्निक में 3 है, एक्सीजन ऑफ द डोनर कॉर्नियल बटन, एक्सीजन ऑफ द रेसिपिएंट बटन, सूचरिंग ऑफ द कॉर्नियल ग्राफ्ट टू द होस्ट बेड। देखिए ये है रेसिपिएंट की कॉर्निया, ये हो गई हमारे डोनर की कॉर्निया। ठीक है। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे इसमें? हम टॉपिकल स्टेरॉयड देंगे ताकि इम्यूनोलॉजिकल ग्राफ्ट रिजेक्शन का रिस्क कम हो जाए। इसके अलावा टॉपिकल एंटीबायोटिक देंगे ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे ताकि विजुअल एक्विटी आईज में सही हो जाए इन एस्टिग्मेटिज्म। और सिस्टमिक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जैसे स्टेरॉयड, साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रिन, ये भी हम देंगे ताकि ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो जाए। फिर है हमारी पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, इसमें क्या हो सकते हैं, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकती है। पोस्ट फैक्टर जो अफेक्ट करती हैं सक्सेस ऑफ द कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, वो होती है एक तो उन पेशेंट में जिसको ड्राई आई सिंड्रोम होता है, उनमें रिजेक्ट हो सकता है। लॉस ऑफ कॉर्नियल सेंसेशन वालों में, सीवियर कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, एक्टिव कॉर्नियल इन्फ्लामेशन में, डिजीज ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई, अनकंट्रोल्ड ग्लोकोमा, क्रोनिक यूवेइटिस, आईलिड एब्नॉर्मलिटीज में जैसे एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन एंड ट्राइकियासिस में। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आती है पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी में? एक तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन है, एक तो वूंड लीक करता है, फ्लैट एंटीरियर चैम्बर हो जाता है, आइरिस प्रोलैप्स कर सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, सेकेंडरी ग्लोकोमा, परसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट, प्राइमरी ग्राफ्ट फेलियर ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ द ग्राफ्ट, ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन। अब लेट कॉम्प्लिकेशन में ग्राफ्ट रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, जो कि कॉमन कॉज है ग्राफ्ट फेलियर का। इसके अलावा रिकरेंस हो सकती है डिजीज़ की या एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है। ये सारे हो गए लेट कॉजेज़, लेट कॉम्प्लिकेशन। फिर है हमारी दूसरी वाली हमारी लेमिलर केराटोप्लास्टी, उसकी भी हम सुपरफिशियल लेमिलर केराटोप्लास्टी करेंगे। ये पार्शियल थिकनेस एक्सीजन होती है कॉर्नियल एपिथेलियम की और स्ट्रोमा की। सो दैट इज द डीपेस्ट पार्ट जो होते हैं ना स्ट्रोमा के और एंडोथेलियम के, वो हम लेफ्ट बिहाइंड रखते हैं इंटैक्ट। इंडिकेशन ये हम सुपरफिशियल जो ओपेसिटीज़ होती हैं जो कि एंटीरियर 1/3 ऑफ द कॉर्निया को इन्वॉल्व करते हैं, उनमें हम ये करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी डीप एंटीरियर लेमिलर केराटोप्लास्टी डाल्क, तो इसमें हम रिमूवल करते हैं होल ओपेक टिश्यू ऑफ द कॉर्निया का ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ द डेसिमेंट मेम्ब्रेन तक, सारी की सारी निकाल देते हैं। ये हम करते हैं जब कॉर्नियल ओपेसिटी इन्वॉल्व करें एंटीरियर 90% ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस को, जैसे कि केराटोकोनस में, विदाउट द हिस्ट्री ऑफ द कॉर्नियल हाइड्रॉप्स। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एंडोथेलियल रिजेक्शन का रिस्क नहीं होता। लास्ट हमारी थी एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी, तो इसमें ना डीप स्ट्रिपलिंग एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी जो होती है डीसैक,
इसमें रिमूवल करते हैं हम डिजीज एंडोथेलियम का अलॉन्ग विद द डेसिमेंट मेम्ब्रेन थ्रू कॉर्नियोस्क्लेरल या कॉर्नियल इंसिजन के ज़रिए। ठीक हो गया। उसके बाद हम फोल्डेड डोनर टिश्यू इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू द स्मॉल इंसिजन के ज़रिए। इंडिकेशन हम फुश एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी में करते हैं और सूडोफैकिक बुल्लस केराटोपैथी में। इसका फ़ायदा ये कि फास्टर विजुअल रिहेबिलिटेशन होती है और बेटर विजुअल एक्विटी होती है ड्यू टू द लिटिल रिफ्रैक्टिव चेंज, इसलिए अच्छी सी विजुअल एक्विटी होती है। फिर है लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग। इट इज़ अ रिप्लेनिश ऑफ द लिम्बल स्टेम सेल की पॉपुलेशन को इन द पेशेंट जिनको सिवियर ओक्यूलर सरफेस डिजीज़ हो और एसोसिएटेड हो विद द स्टेम सेल डेफिशिएंसी। ये हम तब करते हैं जब लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ कॉर्नियल सरफेस डैमेज हो, जिसमें पोस्ट केमिकल बर्न वाले पेशेंट, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ओक्यूलर सिकेट्रिकल पैम्फिगोइड, मल्टीपल लिम्बल सर्जरीज जैसे कि टेरिजियम, डर्मोइड, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट लिम्बल ट्यूमर्स। तो इन इंडिकेशंस के लिए हम लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग करते हैं ताकि लिम्बल स्टेम सेल्स की पॉपुलेशन जो है वो वापस रिप्लेनिश कर दें जिनमें डेफिशिएंसी हो गई है स्टेम सेल्स की। ये वाला फिगर रह गया था तो उसमें कॉर्नियल ग्राफ्ट रिजेक्शन है, यानी कि फेल्ड केराटोप्लास्टी हो गई है, ओपेसिफिकेशन हो गई है डोनर के कॉर्निया की, और यहाँ पे न्यू वेसल्स जो है वो बन गई हैं वैसे डोनर के कॉर्निया में। ठीक है, रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो वो दैट्स इट। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 8 हो गया। उसके बाद अब हम अगले चैप्टर्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।